नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के दिल की, यानी हमारे मूल अधिकारों की। ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक से करता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इन अधिकारों और समाज की जरूरतों के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन भी बनाया गया है। तो चलिए आज इसी जटिल लेकिन दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट को समझते हैं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोचने वाली बात है ना, कि अगर ये अधिकार वाकई मौलिक हैं, यानी फंडामेंटल हैं, तो फिर इन पर इतने सारे अपवाद, इतनी सारी सीमाएं क्यों लगाई गई हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मूल अधिकारों की बुनियाद को समझेंगे, फिर उनके संवैधानिक अपवादों और आलोचनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में उनके महत्व को समझते हुए एक संतुलित विश्लेषण करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। मूल अधिकार यानी हमारे संविधान का वो महान वादा जो हर नागरिक को आज़ादी और इंसाफ का भरोसा दिलाता है। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार ना सिर्फ कागज पर लिखी हुई अच्छी अच्छी बातें नहीं है। संविधान का पार्ट 3 हमें ऐसे अधिकार देता है जिन्हें हम कोर्ट के जरिए लागू करवा सकते हैं। सच पूछिए तो यही हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, वो बारीकियां जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जहां संविधान हमें अधिकार देता है, वहीं वो कुछ संवैधानिक अपवाद भी सामने रखता है। सबसे पहला और बड़ा अपवाद है आर्टिकल 31A। सोचिए, देश आज़ाद हुआ था, जमींदारी प्रथा एक बड़ी समस्या थी, तो भूमि सुधार जैसे कानूनों को बचाने के लिए इसे लाया गया था। इसका सीधा सा मकसद था कि जमीन से जुड़े इन सुधारों को आर्टिकल 14 यानी समानता और आर्टिकल 19 यानी स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर कोई चैलेंज ना कर सके। तो आर्टिकल 31A के तहत कुल मिलाकर 5 तरह के कानूनों को प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे कि सरकार किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, कंपनियों का विलय कर सकती है या फिर माइनिंग लीज में भी बदलाव कर सकती है। सब इसलिए ताकि बड़े सामाजिक सुधारों के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। अब बात करते हैं आर्टिकल 31B की, जो कि 31A से भी आप कह सकते हैं एक कदम आगे है। इसने बनाई 9वीं अनुसूची, एक तरह का संवैधानिक कवच। मतलब कोई भी कानून अगर इस लिस्ट में डाल दिया गया तो फिर उसे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। अब शुरू में तो ये एक जबरदस्त टूल था। 1951 में इसमें सिर्फ 13 कानून थे, आज 280 से ज्यादा हैं। लेकिन फिर कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ये ट्विस्ट आया IR कोएल्हो केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने 24 अप्रैल 1973 की तारीख को, जो कि केशवानंद भारती केस का दिन था, एक कट ऑफ डेट बना दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तारीख के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से बाहर नहीं हैं। और फिर आता है तीसरा बड़ा अपवाद, आर्टिकल 31C। देखिए, इसे बनाया गया था कुछ खास समाजवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जैसे कि देश के संसाधनों का समान बंटवारा हो। ये आर्टिकल कहता है कि अगर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई कानून बनता है तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान में व्यक्ति के अधिकार और समाज के बड़े लक्ष्यों के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। इन सब अपवादों को देखकर ना मन में कई सवाल उठते हैं, और बस यहीं से शुरू होती है मूल अधिकारों की आलोचना। क्या ये अधिकार वाकई उतने साफ और मजबूत हैं जितना हम सोचते हैं? सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि हद से ज्यादा पाबंदियां हैं। मतलब आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से हमें अधिकार देता है और दूसरे हाथ से मानो वापस ले लेता है। आप बोलने की आज़ादी का ही उदाहरण ले लीजिए। इस पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, देश की सुरक्षा, न जाने कितने आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। इसी कन्फ्यूजन पर सर आइवर जेनिंग्स ने वो मशहूर बात कही थी कि भारतीय संविधान तो वकीलों का स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि उचित प्रतिबंध या लोक व्यवस्था जैसे शब्दों का कोई फिक्स्ड मतलब ही नहीं है। इससे हर केस में इनकी अलग अलग व्याख्या होती है, जिससे कानूनी बहस और मुकदमों की गुंजाइश बस बढ़ती ही जाती है। फिर एक और बड़ी दिक्कत कि ये अधिकार परमानेंट नहीं है। मतलब संसद चाहे तो इन्हें बदल सकती है, कम कर सकती है, यहाँ तक कि खत्म भी कर सकती है।
हमने 1975 की इमरजेंसी में देखा कि कैसे इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, और 1978 में तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की लिस्ट से ही हटा दिया गया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई आलोचनाएं हैं, जैसे काम का अधिकार या सामाजिक सुरक्षा जैसे जरूरी अधिकार इसमें शामिल ही नहीं है। कोर्ट कचहरी का रास्ता बहुत महंगा और लंबा है। और तो और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कानून जो बिना मुकदमे के किसी को हिरासत में रखने की इजाजत देते हैं, वो मूल अधिकारों की भावना के ही खिलाफ लगते हैं। तो इतनी सारी आलोचनाएं सुनकर लगता है कि क्या इन मूल अधिकारों का कोई मतलब भी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इन तमाम सीमाओं और आलोचनाओं के बावजूद ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की जान क्यों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लोकतंत्र की चट्टान है। ये कानून का राज लाते हैं, किसी एक इंसान का नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। यही चीज सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल आज़ादी की बात नहीं करते हैं। असल में तो ये सामाजिक न्याय के सबसे ताकतवर औजारों में से एक हैं। ये भेदभाव को गैर कानूनी बनाते हैं, छुआछूत जैसी भयानक प्रथाओं को खत्म करते हैं और एक बराबर समाज बनाने की नींव रखते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हम नागरिकों को ताकत देते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों के खिलाफ हो, तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सरकार की शक्तियों पर ये एक बहुत बड़ा चेक है जो संविधान को सबसे ऊपर रखता है। तो हमने दोनों पहलू देख लिए, अधिकार भी और उनकी सीमाएं भी। तो अब बात करते हैं फाइनल एनालिसिस की, कि ये पूरा मामला असल में है क्या। ये है एक महान संवैधानिक संतुलन का खेल। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आती है। देखिए, एक तरफ वो सारी चुनौतियां हैं, हद से ज्यादा सीमाएं, स्पष्टता की कमी, इमरजेंसी में सस्पेंशन। तो दूसरी तरफ है इनका वो जबरदस्त महत्व जिसे नकारा नहीं जा सकता, लोकतंत्र की नींव, सरकार पर नियंत्रण और सामाजिक न्याय का आधार। हमारा संविधान इन्हीं दो किनारों के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता है। और आखिर में बस ये एक सवाल कि व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच ये जो संतुलन है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो लगातार बदलता रहता है, समाज के साथ, समय के साथ। तो आज के समय में ये लकीर कहाँ खींचनी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।